आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एटम्स। आपको एटम्स के बारे में बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, लेकिन हमारा ये जो चैप्टर इसमें हम ये चीज़ सीखने वाले हैं कि एटम का जो मॉडल था कि कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उसके अकॉर्डिंग मॉडल्स दिए थे। तो वो कैसे दिए थे, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आई थी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो है स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही बेसिक। और एक है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उनकी रेडियस की फॉर्मूला और उनकी एनर्जी कितनी होगी, ये चीज़ भी ये चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ईजी हमारा ये चैप्टर है। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ बात करें हम एटम्स के बारे में, तो आपको जे थॉमसन नाम पता होगा। ये हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मतलब कि ऐसे जो कोई भी एटम है उसमें ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ हमें जे थॉमसन ने बताई। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था क्या, तो डिस्चार्ज ट्यूब लेके अंदर जो था कोई भी ऐसा गैस भर दिया और उसके हिसाब से उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करते गए स्पेक्ट्रम लेने के लिए उसका, और उसमें उन्होंने कुछ फाइंड किया कि जो एटम्स होते हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और उनको ही बाद में हम एज अ इलेक्ट्रॉन उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कोई भी एटम होता है उसमें ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब और एक बात आ गई कि एटम्स जो थे वो न्यूट्रली उनका चार्ज कैसा था, ज़ीरो, मतलब वो न्यूट्रल थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो सामने क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए। तो इसका मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसा होगा, मतलब कि ये एटम्स का मॉडल कैसा होगा कि उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कैसे उसमें उनका जो पूरा जो मॉडल जो बनेगा उसमें वो कैसे वहाँ पर रखे होंगे। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना ये मॉडल दिया जिसको हम एज अ प्लम पुडिंग मॉडल भी जानते हैं। तो उसने ये चीज़ बताई हमें जे थॉमसन ने कि जैसे वाटरमेलन होता है ऐसा ही हमारा जो एटम है वो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन के साथ, कि जैसे वाटरमेलन में जो पल्प वाला पोर्शन होता है ऐसे ही हमारे पॉजिटिव जो चार्जेस है वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और बीच में जहाँ वो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में ब्लैक कलर के, उसकी जगह पर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उसने जो था एटम के बारे में बताया और ऐसा मॉडल दिया, लेकिन वो मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं कर सके, वो फेल गया। उसका रीज़न ये था कि उसने हमें जो बताया था कि ऐसे उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो कैसे स्टेशनरी है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उसकी वजह से वो चार्ज एक्सेलरेट होगा। लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ये थॉमसन का जो मॉडल था उससे नहीं मिल पा रही थी। और एक चीज़ थी कि जब हमारे पास ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर हम अलग अलग गैसेस भर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अलग अलग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, और याद रखना डेंस गैसेस मतलब कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसे गैसेस के लिए जब हमने स्पेक्ट्रम देखा तो मैं एक्सपेरिमेंट में ये देखने को मिला कि उसका स्पेक्ट्रम ऐसा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना इसका मतलब इसमें ये वाली वेवलेंथ भी प्रेजेंट है, उसके बाद वाली भी प्रेजेंट है, तो सारी वेवलेंथ उसमें प्रेजेंट थी। ये तो चीज़ है कि सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं थी, बीच बीच में इंटेंसिटी अलग अलग ऐसे मिल रही थी, लेकिन ऐसा जो था स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिला। किसके लिए, जो सॉलिड्स थे उनके लिए, लिक्विड्स थे उनके लिए, और जो डेंस गैसेस थे उनके लिए। लेकिन ऐसे जो गैसेस थे जिनकी डेंसिटी कम थी, अगर हम उसका स्पेक्ट्रम देखने को जाए तो हमें ये दिखा कि उसमें ऐसी जो लाइंस थी, ऐसा मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में आप बोल सकते हो हमें स्पेक्ट्रम मिला। तो ये दोनों चीज़ें कैसी है, अलग अलग है, कि कभी कभी हमें कैसा यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला है, और कभी कैसा है डिस्क्रीट फॉर्म में हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिली, और हमें जो जे थॉमसन ने हमें जो मॉडल दिया था वो इसके बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था कि क्यों ये स्पेक्ट्रम ऐसा मिल रहा है, उसका रीज़न क्या होगा। लेकिन तभी साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए मिल रहा है
क्योंकि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और जो डेंस गैसेस है, उनके अंदर जो एक एटम होगा वो दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से उसमें से कंटिन्यूअस ऐसी वेव्स निकलेंगी और रेडिएशन होगा कंटिन्यूअस और उसकी वजह से जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो हमारे पास जिसकी डेंसिटी कम है, ऐसा अगर गैस है तो उसके अंदर क्या होगा, जो हर एक एटम होगा वो अलग अलग बिहेव करेगा। तो एक एटम की वजह से हमें कोई उसमें से रेडिएशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वेवलेंथ वाली वहाँ से वेव निकलेगी, तो उसकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिला है वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलने का रीज़न ये हो सकता है। तो ये चीज़ें जो थी थॉमसन के मॉडल में हमें नहीं पता चली, इसलिए उसका मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसके बाद रुथरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए और रुथरफोर्ड जो थे उन्होंने हमें और एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने उसको हम प्लैनेटरी मॉडल के तरफ भी जानते हैं। उन्होंने ये चीज़ बताई कि बीच में न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस कैसा है, जो हमारा एटम है उसका पूरा मास और पूरा चार्ज उसमें कंसंट्रेटेड है, ओके, और उसके आसपास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके आसपास जो ऑर्बिट होती है उसमें मोशन करते हैं। ऐसी चीज़ हमें रुथरफोर्ड ने बताई और ये कैसे बताई, तो उसके लिए उसकी हेल्प की थी उसके दो स्टूडेंट्स थे, गेगर एंड मार्सडन, और उन्होंने जो थी अपने एक्सपेरिमेंट में, जो आपको शायद पता होगा, जो गोल्ड लीफ वाला जो पूरा एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल वाला, अल्फा स्कैटरिंग वाला, उस पर से उसने ये चीज़ हमें समझाई थी। और एक बात ये भी थी कि जैसे अगर हम बात करें कि उसको हम प्लैनेटरी मॉडल इसलिए बोलते हैं, ये इसका मॉडल जो है तो रुथरफोर्ड का मॉडल, उसको हम प्लैनेटरी मॉडल इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे सन जो है वो सेंटर में है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, ऐसे ही सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसलिए दोनों को कंपेयर किया है। इसीलिए जो रुथरफोर्ड का मॉडल है उसको हम कैसे जानते हैं, तो उसको हम प्लैनेटरी मॉडल भी बोल सकते हैं। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ही ये चीज़ पता लगाई कि जो एटम होता है उसका रेडियस अराउंड 10⁻⁻10 मीटर जितना होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस होता है 10⁻15 मीटर, इसके आसपास होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो इसका रेशियो अगर हम निकालें तो हम समझ सकते हैं कि जो एटम है उसका रेडियस कैसा है, न्यूक्लियस के रेडियस से 10⁵ टाइम्स है, तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऐसा होगा कि न्यूक्लियस है उसके आसपास बहुत ही खाली जगह होगी, राइट, तो खाली जगह होगी और ऐसे हमारा एटम पूरा बनता है क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है, 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है एटम का रेडियस, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो रुथरफोर्ड ने हमें ये चीज़ें दी और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा गेगर और मार्सडन का जो प्रैक्टिकल था, उसने क्या प्रैक्टिकल लिया था वो अभी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपको ये भी पता होगा कि आपको बाल्मेर नाम के साइंटिस्ट के बारे में पता होगा कि उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया था और उसका हमें स्पेक्ट्रम दिया था, जो हमें विजिबल जो लाइट है उसके हिसाब से वो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम जो था वो हमें मिल रहा था, जिसके बारे में हम हमारे चैप्टर में आगे जाके फिर डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ तक पता लगी। लेकिन ये जो मॉडल था जो रुथरफोर्ड ने दिया वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ में से ऐसा स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ एटम में से ऐसा कंटिन्यूअस मिल रहा है, कुछ में से डिस्क्रीट मिल रहा है। उसका रीज़न क्या होगा वो इसका मॉडल जो है वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए रुथरफोर्ड का जो ये मॉडल था प्लैनेटरी मॉडल वो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सके। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो गेगर और मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग का, तो वो अभी हम समझने जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग का जो प्रैक्टिकल लिया उसमें उन्होंने सोर्स लिया था, रेडियो एक्टिव सोर्स, दैट वाज बिस्मथ। क्या लिया था, बिस्मथ 83214। ये बिस्मथ सोर्स था, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा था और वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो ऐसा हुआ कि उसने क्या किया, लीड का ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स रख दी इसके आसपास, बीच में क्या है, बिस्मथ है और उसके आसपास बहुत ही छोटा, मतलब ऐसा नैरो बहुत ही छोटी जगह बना दी, वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बाहर निकल रहे थे एक बीम बनाकर। उसको क्या किया उसने, एक बहुत ही थीन ऐसी
हम गोल्ड जो है, गोल्ड की लीफ बोल सकते हो उसको, ऐसी ले ली, वेफर बोल सकते हो आप उसको, तो उसकी जो थिकनेस थी वो अराउंड 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर थी। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जो थे इस पर कोलाइड हुए या फिर उस पर हमने उसको जो था उसके साथ उसका कोलिजन देखा, तो उसके बाद ऐसे देखने को मिला कि अगर हम उसके आसपास वैक्यूम में ऐसे कुछ स्क्रीन रखते हैं जिस पर जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, तब ऐसे देखने को मिला कि ये जो स्क्रीन थी जब उस पर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कोलाइड हो रहे थे, तब वहाँ पर एक विजिबल स्पॉट देखने को मिल रहा था। ये जो पूरी जो प्रोसेस थी उसको हम बोल सकते हैं सिंटिलेशन, मतलब ये यहाँ पर जो स्पॉट दिखा उसको हम सिंटिलेशन बोल सकते हैं। तो ऐसा सिंटिलेशन देखने को मिला उसके एक्सपेरिमेंट में। ये जो सेम चीज़ है उसको मैं थोड़ी अलग तरीके से भी ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, ये जो है गोल्ड जो हमारी बहुत ही पतली ऐसी हमने जो ली है उसको हम ऐसे स्टैंड पर रख देते हैं, राइट। ये पूरा वैक्यूम है, इसके आसपास एक सर्कुलर हमने पाथ बना दिया, एक स्क्रीन रख दी जिस पर क्या लगा हुआ है, जिंक सल्फाइड, राइट। यहाँ पर हम एक डिटेक्टर लगा रहे हैं, डिटेक्टर दैट इज आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोप। तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये इसको डिटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेंटिलेशन होगा, मतलब विजिबल स्पॉट दिखेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो अपने माइक्रोस्कोप को पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए, सपोज मैंने हाफ मिनट के लिए यहाँ पर रखा है इस एंगल पर, हाफ मिनट के लिए यहाँ पर रखूँगी, तो वहाँ पर कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वहाँ पर आ रहे हैं उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे सीधे भी जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे भी जाएंगे, कुछ ऐसे भी जाएंगे। तो अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कहाँ जा रहे हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, ये अल्फा पार्टिकल का ओरिजिनल पाथ है और कोई अल्फा पार्टिकल सपोज ऐसे गया तो ये जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। उसको आप थीटा क्या बोल सकते हो, स्कैटरिंग एंगल। तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे और ये चीज़ जो थी वो गेगर और मार्सडन ने अपने एक्सपेरिमेंट में नोट की। उन्होंने उस हिसाब से एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर लिया है स्कैटरिंग एंगल दैट इज थीटा और यहाँ पर है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ठीक है, और कितने कितने अल्फा पार्टिकल्स कितने जा रहे हैं उसको उन्होंने नोट डाउन किया था। तो उसको ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिला। ये ग्राफ को हम स्टडी करें तो देख सकते हैं जब स्कैटरिंग एंगल कम है तो वहाँ पर जाने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा है। अगर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ता गया, ऐसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते गए, स्कैटर्ड पार्टिकल्स कम होते गए। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो लेस देन 1 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहे थे। मतलब कि कितना एंगल, लेस देन 1 डिग्री, वहाँ पर जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स के नंबर कैसे थे, मैक्सिमम। और अराउंड अगर हम बात करें तो 8000 पार्टिकल्स थे, उनमें से एकाध ही ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने गेगर और मार्सडन ने अपने जो प्रैक्टिकल थे उसमें ये चीज़ उन्होंने देखी। और उसका रीज़न क्या होगा, ये चीज़ हमें जो रुथरफोर्ड थे उन्होंने अपना जो मॉडल दिया उसमें ये चीज़ हमें समझाई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो देखो, ये हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसकी अगर हम बात करें तो अल्फा है तो उसको हम एज ए हीलियम न्यूक्लियस ले सकते हैं क्योंकि वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना है। ये पार्टिकल हमारा कैसा है, कैसे बना है, उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 79, राइट, मतलब उसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर ये दोनों की बात करें तो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, सामने गोल्ड न्यूक्लियस है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कैसी लगेगी, F = आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1, मतलब जो गोल्ड है उसमें Z प्रोटॉन है, अगर मैं बोलूँ तो उसमें कितना चार्ज होगा, Ze इंटू अल्फा का चार्ज कितना होगा 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं, अपॉन r²। इतना फोर्स दोनों के बीच में लगेगा। वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग जो एंगल बना रहा है उसका रीज़न भी ये होगा। तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी वो थोड़ी देर में अभी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या होगा, वो कुछ हमें ऐसे एक्सप्लेन किया है उन्होंने।
उन्होंने ये चीज़ हमें समझाई कि हमने जो ये जो गोल्ड जो लीफ ली है वो बहुत ही थीन है ना, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अल्फा पार्टिकल आएगा तो वो मैक्सिमम इसके साथ कितनी बार वो कोलाइड हो सकता है, एक ही बार, है ना। तो उसका एक ही बार वहाँ से वो डिफ्लेक्ट होगा उसकी वजह से, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आया फिर यहाँ गया फिर वो जा रहा है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर अल्फा के पास सिर्फ 2 ही प्रोटॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में 79 है, मतलब कि ये जो है वो बहुत ही हैवी है। जो गोल्ड का न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि ये जो हमारी जो हमने जो वेफर ली है गोल्ड की वो ऐसी नहीं होगी कि कोई अल्फा पार्टिकल इसके साथ कोलाइड हुआ तो वो ऐसे ऐसे हो गई और ये उसकी वजह से दूसरी बार उसके साथ कोलाइड हो रहा है, ऐसा कुछ होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ लेके उन्होंने पूरी बात एक्सप्लेन की है। अब अल्फा जो पार्टिकल है हमारा उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी उसके बारे में अभी हम समझने जा रहे हैं। तो देखो ऐसे कुछ सोचो कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है जो गोल्ड का, राइट। यहाँ से जो हमने एक नैरो गैप रखी थी जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ आ रहे हैं, तो सपोज कोई अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से आ रहा है, राइट, ये उसका पाथ है। तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, सामने कौन है, न्यूक्लियस, तो दोनों के बीच में इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो वो उसको छू नहीं पाएगा, लेकिन कुछ डिस्टेंस से वो वापस आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर 180 डिग्री पर वो ऐसे वापस आया, उसको हेड ऑन कोलिजन भी आप बोल सकते हो। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो क्या होगा, वो ऐसे गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सिव फोर्स, ऐसे सीधे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स तो लग रही है। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस से वो क्या होगा, सपोज यहाँ तक गया फिर वो ऐसे चला जाएगा, राइट। तो उसका एंगल कितना बना, स्कैटरिंग एंगल, तो ये हो गया थीटा। अब कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ये उसका पाथ है 3 नंबर मैंने सोचा, तो यहाँ से अगर जा रहा है तो अगर आप सोचो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों की मैं कंपैरिजन करूँ तो ये वाला ज़्यादा दूर है, राइट। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, तो इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है उससे यहाँ वाला जो अल्फा पार्टिकल है उस पर फोर्स कम लगेगी, मतलब वो यहाँ से थोड़ा और नज़दीक जाएगा, वो यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, वो थोड़ी दूर जाकर फिर डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वो होगा तो सही। तो देख सकते हो ये एंगल कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से जा रहा है तो पॉसिबल है कि उस पर जो फोर्स लगी वो बहुत ही कम होगी, तो वो नियरर ऐसे सीधा ही जाएगा, है ना। तो हमने जो बताया कि लेस देन 1 डिग्री पर जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स के नंबर ज़्यादा थे, उसका रीज़न यही है कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास जो एरिया है वो हॉलो है, मतलब उसकी वजह से कुछ तो ऐसे वो सीधे सीधे ही चले गए, तो वो कैसा एंगल बनाएंगे, बहुत ही कम। तो आप देख सकते हैं कि एंगल का स्कैटरिंग एंगल कितना बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये न्यूक्लियस वाली जो लाइन है उससे कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आप देख रहे हो, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे थीटा कम होता जा रहा है, राइट। और ये जो डिस्टेंस है b उसको ही हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको क्या बोलते हो आप, इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट। ये कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं पाथ 1 के लिए बात करूँ तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, राइट, और वहाँ पर ये थीटा कितना बन रहा है, 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। तो आप देख सकते हो अगर हमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन MCQ कि जब हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तब इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, तो आप बोल सकते हो 0, और स्कैटरिंग एंगल कितना बनेगा, दैट विल बी 180 डिग्री, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें थी ये सारी, आपको समझ में आ गई होगी, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना टेक्स्ट बुक से भी। नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।